अम्मा भूख लगी है। कहाँ से लाऊं खाना मेरे बच्चे? पूरे गांव में सूखा पड़ा है, किसी के घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। अम्मा एक रोटी दे दो बस। ऐसा मत बोल मेरे लाल, मैं करती हूँ कुछ, लाती हूँ कहीं से, तू रुक। चांदपुरवा एक छोटा और प्यारा सा गांव था जहां मुश्किल से 20 परिवार रहते थे। लेकिन इस बार गांव को न जाने किसकी नजर लगी कि पूरा का पूरा गांव ही सूखे की चपेट में आ गया। गांव में ना तो पानी रहा और ना ही अन्न। शुरुआत के कुछ दिन तो सभी ने किसी तरह आपस में मिलकर एक दूसरे का सुख दुख बांट लिया। उस्मान ने अपने बच्चे से रोटी लाने का वादा तो कर दिया था, लेकिन वो अपने लाल के लिए रोटी कहाँ से लाए, यही सोच उसे परेशान कर रही थी। तभी आखिरी उम्मीद लिए वो गांव के मुखिया हरिलाल के घर की तरफ चल पड़ी। मुखिया जी राम राम। हाँ बहन, कैसी हो? बताओ क्या बात है? मुखिया जी, आप तो जानते ही हो कि गांव में सूखा पड़ा है। मेरे बेटे ने कल से कुछ नहीं खाया है। अगर आप बस एक रोटी दे दो तो मेरा बच्चा कुछ खा लेगा। मदद करो मुखिया जी। तुम चिंता मत करो बहन, रुको मैं अभी आता हूँ। मुखिया फौरन रसोई के अंदर गया और वहां से एक बड़ा कटोरा भरकर दाल चावल ले आया। फिर वो कटोरा उस औरत को देते हुए बोला, गांव पर भारी आपदा आई है बहन, पर हमें एक दूसरे के साथ मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। ठीक है, ये काफी सारा खाना है, जाओ अपने बच्चे को पेट भर खिलाओ और तुम भी खा लेना। आपका बहुत बहुत उपकार है मुखिया जी। भगवान आपको और आपके परिवार को खुश बनाए रखे। वो औरत खाना मिलते ही बहुत खुश हुई और मुखिया को बहुत सी दुआएं देकर चली गई। उसके जाते ही मुखिया ने अपने बेटे रवि और उसकी पत्नी रेवती को बुलाया। रवि, गांव में पड़ा सूखा अब जानलेवा होता जा रहा है, कुछ करना होगा। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं पिताजी? सबकी अपनी अपनी किस्मत है। चलिए आइए खाना खा लीजिए। नहीं रवि, मैं इस गांव का मुखिया हूं। जब तक इस गांव का एक भी बच्चा भूखा है मैं खाना नहीं खा सकता। तो आप क्या चाहते हैं पिताजी? हम अपनी सारी संपत्ति इन भूखे नंगों पर खर्च कर दें? इतना सब करने को मैं नहीं कह रहा। मैं तो बस ये चाहता हूं कि जब तक ये मुश्किल वक्त है हमें अपने घर की रसोई गांव के लोगों के लिए खोल देनी चाहिए। बहू रेवती, तुम एक काम करो, घर में काफी अनाज है, तुम गांव की कुछ और औरतों को साथ ले लो और सबके लिए खाना बनाओ। और जब तक मेरे घर में अन्न का एक भी दाना है तब तक मेरी रसोई से लोगों का पेट भरना चाहिए। हरिलाल की बात सुनकर रेवती ने कुछ नहीं कहा और मुंह बनाकर वहां से चली गई। हरिलाल ने उसे देखा और वो समझ गए कि रेवती उनकी बात नहीं मानने वाली। पर समस्या ये थी कि मुखिया जिससे कह सकते थे वो उनकी बात नहीं सुनती थी, और जो उनके आदेश पर अपनी जान दे दे उस बहू से वो बात नहीं करते थे। दरअसल मुखिया के 2 बेटे थे, बड़ा रवि और छोटा कवि। मुखिया ने बड़े बेटे रवि की शादी रेवती से करा दी थी, जबकि छोटे बेटे कवि ने कल्पना से उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। इसी बात से नाराज होकर मुखिया ने कवि और उसकी पत्नी कल्पना को घर से बाहर निकाल दिया था। कवि और कल्पना उसी गांव में एक छोटे से घर में रहते थे। उधर मुखिया की बात सुनकर, देखिए जी, एक तो पूरे गांव में सूखा पड़ा है, हम अपने लिए राशन बचाकर रखेंगे या पूरे गांव की जिम्मेदारी उठाएंगे? और ऊपर से ससुर जी कह रहे हैं कि मैं रसोई में सारे गांव के लिए खाना बनाऊं। मैं साफ साफ कह देती हूँ कि मुझसे नहीं हो पाएगा ये। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मैं खुद ही मना कर दूंगा पिताजी को। वो तो सठिया गए। मुझे लगा था कि कवि को अलग कर देने से सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी, पर ये तो जाते जाते गरीबों पर सब कुछ लुटाने पर तुले हुए। रवि और उसकी पत्नी रेवती ने मुखिया की बात मानने से इनकार कर दिया। ये बात मुखिया को बहुत बुरी लगी। अब उन्हें चिंता सता रही थी कि गांव वालों का क्या होगा। तभी गांव की एक बुढ़िया मुखिया के पास आई। मुखिया, एक रोटी दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। रुको अम्मा, मैं अभी अपनी बहू को कुछ बनाने को बोलता हूं तुम्हारे लिए। बहू, बाहर एक अम्मा आई हुई है, 2 रोटी उनके लिए भी बना दो। देखिए पिताजी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये मेरी रसोई है, ना कि मुफ्त का कोई लंगर। मुखिया दुखी मन से बाहर आया और बुढ़िया के सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर देना अम्मा, मेरी बहू की रसोई में गरीब बुढ़िया के लिए 2 रोटी भी नहीं है। कोई बात नहीं मुखिया, जाने दो। नहीं अम्मा, तुम एक काम करो, तुम मेरे छोटे बेटे कवि के पास चली जाओ। वो गरीब जरूर है पर उसका दिल बहुत अमीर है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। बुढ़िया मुखिया के कहने पर कवि के घर गई।
वहां कवि और कल्पना ने बुढ़िया को सम्मान के साथ बिठाकर खाना खिलाया। फिर उसके जाने के बाद, सुनो जी, रसोई में अब बिल्कुल राशन नहीं बचा। अब कल क्या बनाएंगे और खाएंगे? चिंता मत करो कल्पना, देखना भोले शंकर जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। वो गांव वालों को ऐसे भूखे नहीं मरने देंगे। कवि और कल्पना ने भोले बाबा को याद किया और फिर वो दोनों सोने चले गए। सुबह जब कल्पना उठकर रसोई में गई तो उसने चीख कर कवि को आवाज लगाई, सुनिए जी, जल्दी इधर आइए, जरा देखिए तो। है पर ये कैसे हो सकता है? हो ना हो, ये जरूर भोले बाबा का चमत्कार है। कवि और कल्पना को यकीन नहीं हो रहा था। गरीब कल्पना की रसोई का हर डिब्बा राशन से पूरी तरह भरा हुआ था। ये नजारा देखकर कवि और कल्पना ने भगवान के सामने हाथ जोड़े और फिर, कल्पना, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, खुद भोले बाबा हमारे साथ हैं। तुम एक काम करो, इस अनाज से पूरे गांव वालों के लिए खाना बनाओ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और हमारी रसोई से गांव के हर भूखे तक निवाला पहुंचेगा। कल्पना ने वैसा ही किया। दोनों पति पत्नी ने पूरे गांव के लिए खाना बनाया और सबने पेट भरकर उनके घर खाना खाया। ये देखकर कवि और कल्पना बहुत खुश थे। अगले दिन भी वैसा ही हुआ। सुबह उठते ही कल्पना ने देखा कि उसके अनाज के सारे डिब्बे पूरी तरह से भरे हुए थे। अब तो रोज ही कवि के घर में भंडारा लगता और गांव के सारे लोग उनके यहाँ खाने आते। अब गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। एक दिन रात को कोई अपने कंधे पर बोरा लादे हुए कवि के घर की रसोई में खड़ा था, जिसके आने की आवाज सुनकर कवि और उसकी पत्नी कल्पना उठ बैठे थे। कवि उस आदमी के पास गया जिसके कंधे पर एक बोरा था। कौन है वहां, और तुम मेरी रसोई में क्या कर रहे हो? तब उस आदमी ने कवि से कहा, गांव के इस मुश्किल वक्त में ये रसोई और इसका चूल्हा ठंडा मत पड़ने देना बेटा। इतना कहते ही उस आदमी ने अपने कंधे पर रखा बोरा नीचे रख दिया, जिसमें बहुत सारा अनाज था। कवि ने जब हल्के अंधेरे में उसे देखा तो वो उसके पिता हरिलाल थे। उन्हें देखते ही कवि और कल्पना उनके पैरों पर गिर पड़े। हरिलाल ने दोनों को अपने सीने से लगा लिया और इसके साथ ही कल्पना के घर की रसोई ही पूरे गांव और हरिलाल की रसोई बन गई। पिताजी, हम कब तक ऐसे गरीबी में जिएंगे? हमारे दिन आखिर कब बदलेंगे? ज्यादा परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं पिताजी, हमने गरीबी में अपना पूरा बचपन गुजार दिया। अब कल हम दोनों भाइयों की शादी हो जाएगी तो हमारी माँ ने जितने कष्ट सहे, क्या वही दुख हमारी पत्नी भी सहेगी? और दूसरी बात यह कि अब आपकी भी उम्र हो रही है, आप कब तक खेती कर पाओगे? तो क्या चाहते हो तुम? पिताजी, हम दोनों भाइयों ने 12वीं पास कर ली है। अब हम दोनों शहर जाएंगे और वहीं कुछ काम धंधा ढूंढेंगे, और जैसे ही काम जम जाएगा आपको भी अपने पास बुला लेंगे। क्यों सुनील, तेरी भी यही राय है क्या? पिताजी, अब भैया कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। ठीक है, फिर जब तुम दोनों ने विचार कर ही लिया है तो फिर जाओ और अपनी जिंदगी बनाओ। ये कहानी है मनीलाल और उसके दो बेटों अनिल और सुनील की। मनीलाल गांव में रहकर खेती करता था। जमीन ज्यादा नहीं थी तो मनीलाल की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। कुछ दिनों बाद अनिल और सुनील मनीलाल के पैर छूकर शहर के लिए निकल पड़े। वक्त गुजरता है और एक दिन अचानक मनीलाल की पत्नी सुधा का निधन हो गया। माँ के निधन की बात सुनकर दोनों बेटे शहर से दौड़े चले आए। ये कैसे हो गया पिताजी? आपने हमें खबर क्यों नहीं की? हम तो माँ से मिल भी नहीं पाए। अब क्या बताऊं बेटा, अचानक ही उसके सीने में दर्द हुआ और फिर वो चली गई। पिताजी, अब आप अकेले रह गए हैं, यहाँ कौन आपके लिए रोटियां बनाएगा? आप मेरे साथ घर चलो। नहीं नहीं पिताजी, मैं बड़ा हूं, आप मेरे पास चलो, मेरे साथ रहो। मेरे बच्चों, इस घर में तुम्हारी माँ की यादें बसी हैं। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं यहीं रहूंगा। मनीलाल की बात मानकर अनिल और सुनील माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद वापस शहर चले आए। उधर मनीलाल वाकई में अकेले पड़ गए थे। अब वो अपने लिए खुद रोटी बनाते और खेती करते, पर गुजरते वक्त के साथ मनीलाल की सेहत और हिम्मत दोनों जवाब देने लगी और फिर अब शायद मुझे मेरे बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। ना तो अब मुझसे खेती होती है और ना ही मैं अपने लिए रोटी बना पाता हूँ। एक काम करता हूँ, अनिल को चिट्ठी लिखता हूँ। मनीलाल ने अपने बड़े बेटे अनिल को चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा कि वो आकर उसे अपने साथ ले जाए। कुछ दिनों बाद अनिल अपनी गाड़ी से गांव आया। पिताजी, कहाँ हो आप? लो मैं आ गया, अब आप चलो मेरे साथ। आ गया? बड़े दिन लगा दिए तूने बेटा। हाँ वो पिताजी, थोड़ा काम में फंस गया था। अब चलो जल्दी, देर मत करो। अच्छा रुक तो सही, अपना सामान बांध लूं।
कैसा सामान? यहाँ है ही क्या? आप तो बस मेरे साथ चलो, छोड़ दो ये सब यहीं। आप मेरे घर चलो, वहां सब कुछ है आपके लिए। और हाँ, वो देखो, मैं अपनी नई गाड़ी से आपको लेने आया हूँ। मनीलाल को अनिल की बातों में घमंड दिखाई दे रहा था, लेकिन वो उस वक्त अनिल से कुछ नहीं बोले। रास्ते में अनिल ने अपने पिता से पूछा, आपकी तबीयत कुछ खराब लग रही है, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, बुढ़ापे का असर है, पर अब तेरे साथ रहूंगा ना तो पहले जैसा हो जाऊंगा। हाँ वही तो मैं कितने सालों से कह रहा था, आपको मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। इंग्लिश टॉयलेट, गर्म पानी, एसी, सब कुछ है मेरे घर में। मनीलाल समझ गया था कि अनिल पैसे वाला आदमी बन गया है और घमंड उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। कई घंटों के सफर के बाद मनीलाल अनिल के घर पहुंच गया। अनिल एक आलीशान बंगले में रहता था जहां सुख सुविधा का हर सामान था। फिर उसी शाम खाने पर, क्यों पिताजी, कैसा लगा मेरा घर? खूब तरक्की कर ली बेटा तूने। और क्या, मैं गांव से लेकर ही क्या आया था, और आज देखो। खैर छोड़ो, ये लो रोटी, इसमें खूब घी लगा दिया है ताकि आप पहले जैसे हो जाओ। और फिक्र मत करो, मैंने नौकरों से कह दिया है कि आपको बिना घी के रोटी नहीं मिलनी चाहिए। अच्छी बात है। अच्छा सुन, सुनील कहाँ रहता है? पता नहीं, कहीं ठेली वेली लगाता है। आप उसे छोड़ो ना, आप तो एक रोटी और खा लो। देखो ना कैसे घी टपक रहा है इससे। वाकई अनिल के घर में मनीलाल को कोई कमी नहीं थी, ना तो पैसे की और ना ही घमंड की। पर सुनील के बारे में अनिल से ऐसी बात सुनकर मनीलाल को बहुत बुरा लगा। वो समझ गए थे कि एक ही शहर में होने के बावजूद दोनों भाई एक दूसरे से बहुत दूर थे। वक्त गुजरता गया, पर ठीक होने की बजाय मनीलाल की सेहत और गिरती चली गई। अनिल ने बड़े से बड़े डॉक्टर को मनीलाल को दिखाया, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हो रहा था। और फिर एक दिन, क्या हो गया पिताजी आपको? मैं तो कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। घी लगी रोटी, महंगे फल, हरी सब्जी, काजू बादाम, सब कुछ तो खाते हैं आप, फिर भी आप इतने कमजोर क्यों हैं? पता नहीं बेटा, शायद सुधा बुला रही है। ऐसा मत कहिए पिताजी, एक काम कर, मुझे अपने साथ अपनी दुकान पर ले चल। वहां बैठूंगा थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा मुझे। दुकान नहीं, फैक्ट्री है मेरी पिताजी, चलिए मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ। अनिल अपने पिता को अपने साथ अपनी फैक्ट्री ले गया। वहां मनीलाल एक केबिन में बैठकर सब कुछ ध्यान से देखने लगे। तभी केबिन में एक मजदूर आया और गिड़गिड़ाते हुए अनिल से बोला, मालिक आपसे विनती है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, आप मेरी तनख्वाह से काट लेना। पिछले महीने की पूरी पगार बच्चे के इलाज में खर्च हो गई, अब उसे रोटी खिलाने तक के पैसे नहीं बचे। चल बे, एक तो काम पर नहीं आता और तू एडवांस पैसे मांग रहा है। चला जा यहाँ से, वरना अभी नौकरी से निकाल दूंगा। अनिल ने उस मजदूर को बुरी तरह झिड़क दिया था। वो रोते हुए वहां से चला गया और अनिल उसे गाली देते हुए अपने काम में लग गया। मनीलाल को ये बात बहुत बुरी लगी। वो उस मजदूर के पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि फैक्ट्री के बाकी मजदूर उस मजदूर को हिम्मत बंधा रहे थे। तू चुप हो जा हरिया, सब ठीक होगा। हमारा मालिक एक नंबर का घमंडी और दुष्ट है। देखना, जो गरीबों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता है, वो उसके घर में कभी सुख शांति नहीं हो सकती। मनीलाल समझ गए थे कि अनिल पैसे वाला जरूर हो गया है, मगर वो अच्छा आदमी नहीं बन सका। वो अनिल के घर गए, अपना सूटकेस उठाया और खुद ही अपने छोटे बेटे सुनील को ढूंढने निकल गए। वो बस से एक चौराहे पर पहुंचे जहां सुनील सब्जी रोटी का ठेला लगाता था। अपने पिता को सामने देखकर सुनील बहुत खुश हुआ। उसने मनीलाल के पैर छुए और बोला, पिताजी आप बस 2 मिनट बैठो, मैं सामान समेट लेता हूँ और फिर हम घर चलेंगे। नहीं नहीं, तू मेरी वजह से अपने काम धंधे का नुकसान मत कर। ला, तू मुझे भी 2 रोटी दे दे और फिर शाम को हम घर चलेंगे। ठीक है पिताजी। मनीलाल समझ गए थे कि क्यों अनिल सुनील से इतनी दूरी बनाकर रखता था। सुनील ने तुरंत अपने पिता को एक प्लेट में सब्जी रोटी दी। तभी वहां वही मजदूर आया जिसे अनिल ने कुछ घंटों पहले बेइज्जत करके भेजा था। भैया 2 रोटी मिल जाएगी क्या? मेरा बच्चा भूखा है। मेरे सेठ ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। मैं आपको पगार मिलते ही पैसे दे जाऊंगा, अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ। अरे अरे, कसम मत खाओ भाई, कोई बात नहीं। ये लो, इसमें 6 रोटी हैं, तुम भी तो भूखे होगे, खा लेना और जब हो तब दे देना पैसे, ठीक है? मजदूर आंखों में खुशी के आंसू लिए वहां से चला गया। मनीलाल ये सब देख रहे थे। फिर ठीक 1 महीने बाद सुनील और मनीलाल दोनों के सिर पर सब्जी के बोरे थे और वो हंसते हंसते बात करते हुए जा रहे थे। तभी वहां एक कार रुकी जिसमें से अनिल निकला। अरे पिताजी, ये क्या कर रहे हैं आप? इसने आपको भी अपने साथ मजदूर बना लिया। नहीं बेटा, वो तो मैंने ही जिद की, लेकिन देखना अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले की तरह। पर ऐसा हुआ कैसे? इस गरीब ने आपको क्या ही खिलाया होगा, सूखी और बासी रोटी या वही अपने ठेले की सड़ी सब्जी? तमीज से बात कर, इसकी रोटी ईमान और सच्चाई की रोटी है और ईमान की रोटी में बहुत ताकत होती है, समझा? इतना कहकर मनीलाल सुनील के साथ आगे बढ़ गए
और अनिल गाड़ी में रखे अपने खाने के डिब्बे को देखता ही रह गया।